मित्रों, पुस्तक जीवन साधना, प्रयोग और सिद्धियां आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी पुस्तक के अगले विषय समाज निष्ठा का विकास करें, पृष्ठ 41 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाते हैं। अपने आभ्यंतरिक जीवन को परिष्कृत कर गुण कर्म स्वभाव में सतत्व को प्रतिष्ठित करने की क्रिया पद्धति का नाम संस्कृत साधना है। संस्कृत साधना है। जीवन साधना का यह क्रम अपनाते हुए व्यक्ति को समाज के प्रति अपने दायित्वों, कर्तव्यों तथा निजी व्यक्तित्व के स्तर को भी साधना संवारना चाहिए। व्यक्ति न तो अकेला रह सकता है और न उसका स्वतंत्र कोई व्यक्तित्व ही हो सकता है। समाज में रहना और समाज में रहकर अपना तथा समाज का विकास करना ही उसकी नियति है और समाज में रहते हुए ही उसका व्यक्तित्व गठित हो पाना संभव है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कितना ही महान हो, प्रतिभाशाली और विद्वान हो, किंतु वह समाज से अलग दूर कहीं एकांत वन प्रांतर में रहे, जहां कोई और न रहता हो, तो न उसकी महानता का कोई लाभ समाज को मिल पाएगा तथा न उसकी प्रतिभा का ही कोई उपयोग हो सकेगा। व्यक्ति को अपने गौरव स्तर तथा स्वरूप और विशेषताओं का ज्ञान भी समाज में रहकर ही होता है, क्योंकि दूसरों की स्थिति और स्तर देखकर ही अपनी विशेषताओं या कमियों का परिचय मिलता है। तब तक हम किसी के संपर्क में नहीं आते जब तक हम किसी के संपर्क में नहीं आते, तब तक अपनी वस्तुओं का पता नहीं चलता, वस्तु स्थिति का पता नहीं चलता। क्योंकि मनुष्य की आंतरिक विशेषताएं उसके संपर्क और व्यवहार से ही प्रकट होती हैं। आंतरिक दृष्टि से ईमानदारी के प्रति कितनी ही निष्ठा हो, जब तक किसी के व्यवहार या संपर्क में वह दिखाई न देगी, तब तक उस निष्ठा की परिपक्वता और दृढ़ता का कैसे पता चलेगा। इसलिए यह भी आवश्यक है कि अपने व्यक्तित्व में आदर्शों के प्रति निष्ठाएं जगाने के साथ लोक व्यवहार में भी उनका समावेश किया जाए। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह, नागरिकता के नियमों का पालन और दूसरों के साथ सद्व्यवहार, शिष्टाचार, इसी लोक व्यवहार धर्म में आ जाते हैं। इन्हें सभ्यता कहा जा सकता है। समाज निष्ठा, कर्तव्य पालन, शिष्ट आचरण, सद्व्यवहार जो भी कहें, व्यक्ति जब तक इन नीति नियमों का अपने जीवन क्रम में समावेश नहीं करता, जीवन साधना एकांगी ही बनी रहती है। स्व का विकास करें। मित्रों, मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर यही है कि मनुष्य समाज बनाकर सहयोग एवं सहकारिता के आधार पर बढ़ता है तथा पशु एकाकी ही अपना जीवन बिता देते हैं। वे अपनी आवश्यकताएं भी अपने अपने ढंग से पूरा कर लेते हैं। अपवाद स्वरूप पशु भी कहीं कहीं समूह बनाकर रहते हैं और अपने शत्रुओं का सामूहिक रूप से मुकाबला करते हैं, लेकिन इस समूह को समाज की संज्ञा नहीं दी जा सकती, जबकि सामाजिकता मनुष्य के स्वभाव का अंग है। मनुष्य का समाज बनाकर रहना पूर्णतः स्वाभाविक और प्रकृति प्रदत्त नियति है। उदाहरण के लिए अन्य प्राणियों की संतानें
जन्म लेने के बाद शीघ्र ही अपने माता पिता से अलग हो जाती हैं। कई पशुओं के बच्चे तो जन्म लेने के बाद एकदम चलने फिरने और खाने पीने लगते हैं। कुछ एक महीनों में ही वे अपना भोजन की व्यवस्था भी स्वयं करने लगते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी संतान अपनी आयु का 10वां भाग चलना फिरना, बोलना और स्वयं खाना पीना सीखने में ही बिता देती है। स्वावलंबी बनने की स्थिति तो प्राय सभी बच्चों की लगभग 20 वर्ष की आयु में ही आ पाती है। इसके लिए भी अभिभावकों को अपने बच्चों को प्रशिक्षण देना पड़ता है। पशु पक्षियों में परस्पर प्रेम पूर्ण भावनाएं संबंधों का अभाव इसलिए रहता है कि उनके बच्चे जल्द स्वावलंबी होने के कारण अपना जन्म संबंध भूल जाते हैं। मनुष्यों में परस्पर प्रेम संबंध बना रहने का एक मुख्य कारण यह है कि वह जन्म के बाद भी काफी समय अपने अभिभावकों पर निर्भर रहता है। अधिक गंभीरता से देखा जाए तो मनुष्य की निर्भरता वयस्क होने तक ही समाप्त नहीं हो जाती, वरन उसे जीवन भर कई विषयों में समाज पर निर्भर रहना पड़ता है। कई विषयों में स्वयं का परिश्रम और पुरुषार्थ तो विकास के लिए आवश्यक हो ही जाता है, लेकिन समाज ना हो तो उसके वैसे परिणाम नहीं निकल सकेंगे जैसे कि समाज का अस्तित्व होने पर दिखाई देते हैं। परिवार की भावना कुटुंब व्यवस्था ने ही विकसित होते होते समाज का स्वरूप धारण किया। परिवार के सदस्य परस्पर सहयोग और दायित्व बोध के आधार पर ही एक दूसरे की आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं, स्वयं अपना विकास करते हैं। इसी पद्धति या व्यवस्था का विकसित स्वरूप समाज के रूप में सामने आता है। आज के युग में हम समाज को जिस अनंत उन्नत रूप में देख रहे हैं वह सहयोग और दायित्व बोध की प्रेरणाओं के फलस्वरूप ही है। यदि व्यक्ति अपने लिए ही परिश्रम करता तो उसके सामने आदिम युग के स्तर पर ही संतोष कर लेने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। स्वयं के प्रयत्नों से अन्य किसी का सहयोग न लेते हुए पशु पक्षी दिन भर खोजने के बाद उदर पोषण की व्यवस्था कर पाते हैं। यह थोड़े से समय में भी कर लेते हैं तो शेष समय बिना किसी उपयोग के ही रह जाता है। आदिम युग का मानव भी तो यही करता था, लेकिन जैसे जैसे उसमें बौद्धिक चेतना का विकास होता गया, सामूहिकता और सामाजिकता की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इसी आवश्यकता को पूरा करते हुए अपने युग के युग पुरुषों ने सामाजिक लाभ को सामने रखकर काम किया और उसी के परिणाम स्वरूप समाज इस उन्नत अवस्था में पहुंच सका। क्या यह मानना सही हो सकता है? क्या यह मानना सही हो सकता है कि जिसने वाष्प शक्ति का उपयोग कर रेलगाड़ी की कल्पना की होगी वह अपने लिए ही रेलगाड़ी बनाना चाह रहा होगा? प्रश्न, क्या यह सोचना ठीक हो सकता है कि प्रेस का आविष्कार करने वाले व्यक्तियों ने स्वयं के लिए पढ़ने के वास्ते ही प्रेस का निर्माण किया होगा? प्रश्न, बड़े बड़े आविष्कारों से लेकर छोटे छोटे प्रयासों तक का उद्देश्य मात्र व्यक्तिगत लाभ कदापि नहीं रह सकता। कहीं व्यक्तिगत लाभ की भावना हो सकती है, परंतु वहां भी लाभ उठने का उद्देश्य दूसरों को पहले लाभ पहुंचाने के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। हम जिन साधनों का उपयोग कर रहे हैं उसके लिए अनिवार्य रूप से उनके निर्माताओं और आविष्कर्ताओं के
आविष्कर्ताओं के ऋणी है। यह ठीक है कि साधनों का उपयोग उनका मूल्य चुका कर दिया जाता है, परंतु अपने चिंतन को यहीं तक सीमित रखना मानवीय आदर्शों के विरुद्ध है। मनुष्यता का अस्तित्व सहयोग के आधार पर टिका हुआ है और उससे भी ज्यादा विशुद्ध परमार्थ भावनाओं पर टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि जिन महापुरुषों ने भी समाज के लिए उपयोगी अनुदान दिए जाने का लक्ष्य अपने सामने रखा, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर बहुत थोड़ा सा ध्यान दिया अथवा उस ओर से उदासीन ही रहे, लेकिन सामान्य व्यक्ति अपने लाभ, अपने हित और अपने स्वार्थ को ही प्रधानता देते हुए सामाजिक हितों का जरा भी ध्यान नहीं रखते। इसी का नाम असामाजिकता है। स्मरण रखा जाना चाहिए कि स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, पद, मनोरंजन की जो भी सुविधाएं हमें उपलब्ध हैं, उसके लिए हम समाज के ऋणी हैं। उस ऋण से उऋण होने के लिए प्रयत्नशील रहना ही चाहिए। समाज का सहयोग यदि न मिला होता तो एकांगी रहकर इन विभूतियों को प्राप्त कर सकना कदापि संभव नहीं होता। इस दशा में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है, कि दूसरों ने, समाज ने उसके विकास में जो सहयोग दिया है उसका बदला चुकाने के लिए समाज निष्ठा का विकास करें। यह आकांक्षा रखना और इस बात के लिए प्रयत्नशील रहना कि जहां से जैसे भी जितना कुछ प्राप्त किया जा सके उतना प्राप्त कर लें और उसका उपयोग स्वयं करें अथवा अपने कुटुंबियों को करने दें। इस रीत का नाम ही संकीर्णता है, क्योंकि उसके लिए अच्छे बुरे सभी तरीके अपनाने पड़ते हैं और नैतिक पतन, चरित्र भ्रष्टता जैसी बुराइयां उत्पन्न होती हैं आत्यंतिक स्वार्थपरता के कारण ही। धूर्तता, मक्कारी और भ्रष्टाचारी दुष्प्रवृत्तियां बढ़ती हैं तथा अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। निरंतर स्वार्थ साधन के लिए उचित अनुचित उपाय करते रहने से दूषित संस्कारों के रूप में उसके मनोदर्पण पर ढेरों मैल इकट्ठा हो जाता है। मनोदर्पण पर ढेरों मैल इकट्ठा हो जाता है, जिससे वह अंदर ही अंदर अशांत और दुखी रहता है। स्वार्थ और लालच की संकीर्णताओं में रहते हुए यदि अमीरी और संपन्नता प्राप्त कर भी ली जाती है तो हित की जगह अहितकर ही सिद्ध होती है। उससे व्यक्तिगत जीवन में अशांति और सामाजिक जीवन में अस्त व्यस्तता के दुष्परिणाम ही पनपते देखे जाते हैं। अतएव आवश्यक है कि स्वार्थ और संकीर्णता के दायरे से बाहर निकला जाए। अपने साथ रहने वाले स्वजनों के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए समाज के प्रति भी कौटुंबिकता की भावना जगाई जाए। इसी संदर्भ में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।